हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म। इस मूवी में 1929 की स्टोरी दिखाई गई है, जब साउथ वियतनाम फ्रेंच का गुलाम हुआ करता था। जहां एक फ्रेंच लड़की गरीब होती है, वहीं चाइनीज़ लड़का अमीर होता है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी ऑर्डर, जिसका नाम जेन है, वो अपने बुक में लिखते हुए कहती हैं, जब मैं 15 साल की थी तो मैं अपने स्कूल की छुट्टियां होने की वजह से घर आई थी। तभी हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जहां उसके 2 भाई होते हैं और उसकी मम्मी टीचर होती है और उसका बड़ा भाई बहुत बदतमीज़ और रूड होता है। वो अपने छोटे भाई बहन को काफ़ी परेशान करता है, जिससे उसका छोटा भाई जो कमज़ोर होता है वो रोने लगता है। पर जेन हर बार की तरह उसे संभाल लेती है और उसकी मॉम को ये सब पता होता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती, जिससे जेन को लगता है उसकी मॉम उसके बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करती है। छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने स्कूल वापस जाने लगती है, जहां उसे उसकी मॉम छोड़ने जाती है। जब वो एक नाव पे बैठकर जा रही होती है, तब उसे नाव में एक अमीर चाइनीज़ लड़का भी मिलता है। उसका नाम टोनी है, जो अपनी कार में बैठकर उसे देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे स्मोक ऑफ़र करता है, पर वो मना कर देती है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मेरा गांव भी उसी तरफ है, अगर तुम चाहो तो मैं अपने कार में तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। और जेन मान जाती है। जब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, तब उनके बीच बातें होती हैं, जहां जेन अपनी एज 17 साल बताती है और टोनी अपनी एज 32 साल बताता है। फिर टोनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे छूने लगता है, और जेन उसको रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा है और उसे भी अच्छा लग रहा होता है। फिर जेन का हॉस्टल आ जाता है और वो टोनी को अलविदा कह के चली जाती है। हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ टोनी के बारे में बात करती है और उसे सारी चीज़ें बताती है। अगले दिन वो स्कूल जा रही होती है, तब उसे अपने स्कूल के बाहर टोनी की कार दिखती है। वो उसके पास जाती है और उसके कार के शीशे पे किस करके चली जाती है। दरअसल टोनी अब उससे प्यार करने लगा है, तो वो उसको देखने आया था और जेन उसके कार के शीशे पे किस करके ये बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। जब स्कूल ख़त्म होती है तो वो अपने हॉस्टल जा रही होती है। वो टोनी को ढूंढती है, पर टोनी वहाँ नहीं होता। रात को हम उसे टोनी को याद करते हुए देखते हैं। अगले दिन उसके स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो अपने स्कूल की फ्रेंड के साथ डांस सीख रही होती है। तभी वो देखती है टोनी उसके हॉस्टल के बाहर कार लेके खड़ा होता है और उसके पास जाती है और उसके गाड़ी के अंदर बैठकर उसके साथ चली जाती है। टोनी उसे एक रूम पे ले जाता है और उससे कहता है, ये रूम बैचलर रूम है, पर जेन जान जाती है ये रूम चाइनीज़ लड़कों के मज़े के लिए होता है। पर टोनी एज में बहुत फ़र्क होने की वजह से गिल्टी फील करता है और उससे वापस जाने के लिए बात करता है। पर जेन कहती है, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, जिसे सुन टोनी जेन के कपड़े उतारने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर वो दोनों बात करते हैं, जहाँ जेन उसको बताती है उसके डैड के मरने के बाद उसके फैमिली में पैसों की बहुत कमी रहती है और वो राइटर बन के काफ़ी पैसे कमा के उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जिसे सुन टोनी को लगता है वो यहाँ पैसे के लिए आई है। पर जेन मना कर देती है और उसकी बातों से हमें लगता है वो पैसों के लिए ही आई है। आगे वो पूरा दिन उसी रूम में रहती है और वो दोनों काफ़ी बार इंटीमेट होते हैं।
फिर रात को वो दोनों डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ टोनी उससे कहता है, मैं एक चाइनीज़ हूँ, मेरी शादी एक चाइनीज़ लड़की से ही होगी, हमारी शादी नहीं हो सकती। और जेन कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहती। आगे हम जेन को रोते हुए देखते हैं। दरअसल जेन को टोनी से प्यार हो गया है और टोनी ने शादी के लिए मना किया होता है, जिससे वो दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं वो दोनों रोज़ रूम पे मिलते हैं और साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर एक दिन जेन अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे कार में आते देख चौंक जाती है। जब वो घर पे होती है तो उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हारी हॉस्टल से हमें एक खत आया था, तुम 3 दिन वहाँ नहीं गई, और उससे शक करने लगती है। और जेन बताती है, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अमीर है। आगे वो अपने फैमिली को टोनी से मिलने एक होटल में ले जाती है और वहाँ टोनी अपनी फैमिली के बारे में बात करता है, जहाँ सब उसकी बातों को इग्नोर करके खाने में ध्यान देते हैं, क्योंकि वो यहाँ टोनी के पैसों के लिए आए होते हैं। वो टोनी को इस्तेमाल कर अपनी फैमिली की पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और टोनी को भी इस बात का आइडिया लग जाता है। आगे हम उनको साथ में इंटीमेट होते देखते हैं। फिर जेन टोनी को कहती है, मेरी मॉम को पैसे की ज़रूरत है, और टोनी उसे पैसे दे देता है, क्योंकि जेन को पैसे की ज़रूरत होती है और टोनी को जेन की। अगले दिन उसकी मॉम जेन से मिलने होटल आती है, जहां वो उससे पैसे लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं वो हॉस्टल की सारी लड़कियां जेन से दूर रहती हैं, क्योंकि हॉस्टल में अब सबको पता चल चुका होता है। फिर एक दिन जब वो मिलने लगते हैं, जेन उसे बताती है कि वो अगले साल की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाने वाली है, तो जेन उसे याद रखे इसलिए टोनी अपनी मॉम की रिंग उसे दे देता है। टोनी को जेन से प्यार हो गया होता है, तो वो अपने डैड से मिलने जाता है और जेन से शादी करने की बात करता है, पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं। आगे वो जेन से मिलने जाता है और अपने डैड से हुई बात बताता है और कहता है, हम भाग के शादी कर लेते हैं। पर जेन को लगता है अगर वो भाग के शादी करे तो टोनी को अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जिससे वो टोनी को कहती है, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। फिर एक दिन वो अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसके हाथ में वो रिंग देखती है। वो रिंग उससे ले लेती हैं। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरे सिटी जा रहा होता है, जिसे देख जेन और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। आगे जब वो टोनी से मिलने बैचलर रूम में जाती है, तो वो देखती है टोनी टूट चुका होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होती है। पर जेन उसे समझाती हुए कहती है, मैं तुम्हारे शादी के लास्ट मिनट तक तुम्हें मिलने आऊँगी। आगे हम जेन को अपने घर पे देखते हैं, जहाँ वो पूरी फैमिली फ्रांस जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे पता चल जाता है कि टोनी ने उनकी फैमिली को फ्रांस जाने में मदद की है। फिर वो टोनी से लास्ट टाइम मिलने उसके बैचलर रूम पे जाती है, पर पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आता। अगले दिन जब वो फ्रांस के लिए जा रही होती है, तब उसे वहाँ टोनी की कार दिखती है, जिससे उसे लगता है टोनी उसे गुड बाय करने आया है, और रात को वो टोनी को याद करके बहुत रोती है। तभी हम उस बूढ़ी औरत को फ्लैशबैक से बाहर आते देखते हैं और वो कहती है, टोनी मुझे बहुत सालों बाद कॉल किया था और कहा था कि मैं शायद शादी के बाद भी तुमसे ही प्यार करता था और मरते दम तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है। इस मूवी में एक बूढ़ी औरत जो एक राइटर है, वो अपनी किताब लिख रही होती है, जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रही है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर ऐसी ही कहानी के साथ आते रहेंगे।